अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मिस। कैसे हैं आप सब लोग? वालेकुम अस्सलाम। बाकी बच्चे कहाँ हैं? ऐसा हो रहा है। कि हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं फिर अपना स्टार्ट करेंगे आज का सेशन, ठीक है? यस मिस। जहाँ से हमने अपना सेशन छोड़ा था लास्ट सेशन में अपनी फाइनल फ्राइडे के की लिहाज क्लास से में बता दें कि क्या है। कि बेटा यस मिस, क्या कह रहे हैं आप? कह रहा हूँ फाइनल के लिहाज से बता दें क्या है। बेटा अभी तक तो आप लोगों का जो फाइनल डिसाइड हुआ है उसमें ये है कि आपका ओपन बुक होगा और ओपन बुक के साथ ये है कि आप लोगों को टाइम ड्यूरेशन दिया जाएगा 24 आवर्स का। उसमें आपने अपना पेपर सबमिट कराना है, ठीक है? और ये हर कोर्स के लिए ऐसा ही है, ये सिर्फ ये सॉफ्टवेयर का है। सब ओवरऑल आपका पेपर ऐसे ही बनेगा, ठीक है? ये आप लोगों को 24 आवर्स में अपना पेपर सबमिट कराना है। अगर फॉर एग्जांपल ये मैम सही है ओपन बुक देंगे तो मुश्किल ही देंगे ना। ऐसी बात है, पेपर है ये तो नहीं होगा कि पूरा आप लोगों को ये ऐसे स्लाइड्स दे दी जाएंगी। पेपर ले ही क्यों रहे जब ओपन बुक ही है। आपको क्या लगता है ओपन बुक ऐसा होगा जैसा आप लोगों को हम लोग क्विज़ेस असाइनमेंट्स देते हैं? बहुत से बच्चों से तो क्विज़ेस असाइनमेंट्स भी नहीं होते। आप टाइम टेबल में ख्याल से आ गया ना पेपर्स का? फाइव जुलाई यानी कि 6 जुलाई से आप लोगों के एग्जाम स्टार्ट होंगे। मैम आपकी आवाज स्लो आ रही है। मैं कह रही हूँ मे बी आप लोगों को 6 जुलाई से एग्जाम स्टार्ट है। बाकी बच्चे कहाँ अभी तक आए नहीं है। बेटा एमसीक्यू अपना बेस्ड होगा। इनको अपना नाम तो चेंज करे बेटा, ये लूका की कुजी जो भी है। फाइज है। यस जी बेटा पेपर एमसीक्यू बेस्ड होगा या क्वेश्चंस होंगे जैसे कुछ में होते हैं। बेटा अभी तक तो हमें बस यही बताया गया, अभी डिपेंड करेगा हम पेपर कैसा बनाते हैं। मे बी केस स्टडीज आपको दे दी जाए, मे बी आप लोगों को जो है शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाए थोड़े से, मतलब लॉजिकल बना यस के। एमसीक्यू सही रहते हैं पता है। मे बी एमसीक्यूज हो तो इट्स डिपेंड। एमसीक्यू एमसीक्यूज ज्यादा जल्दी एग्जैक्ट हो जाते हैं। एमसीक्यूज भी एमसीक्यू आप ज्यादा जल्दी हो जाते हैं बनस्पत लंबे लंबे क्वेश्चन से बस। वही बात बता रही हूँ ना, एमसीक्यूज में भी आप लोगों के इतने लॉजिकल होंगे वो बुक से आपके हो ही ना, मतलब लॉजिकल वर्डिंग यूज की जा रही हो। क्योंकि अगर ओपन बुक है तो आप लोगों को एग्जैक्टली वर्डिंग ये थोड़ी दी जाएगी जो आप लोगों को यहाँ पे शो हो रही है। आप लोगों को थोड़ा सा तो पेपर एडवांस करके दिया जाएगा, कॉन्सेप्चुअल बनाया जाएगा पेपर। मैम मैथ्स के पेपर कैसे होंगे?
जी बेटा, मैथ्स के पेपर कैसे होंगे? ये मुझे नहीं पता बेटा। आप लोग मैथ में क्या भी पढ़े? डिफरेंशियल इक्वेशन तो मेरे ख्याल 5th सेमेस्टर में है ना। कौन से कोर्सेज आपके मैथ के? जी डिफरेंशियल इक्वेशन है वो है अभी? जी, डिफरेंशियल इक्वेशन है इस सेमेस्टर। न्यूमेरिकल एनालिसिस है आप लोगों का कोर्स? नहीं वो नहीं मिला। डिफरेंशियल इक्वेशन है। कुछ बच्चों का होगा ना जो डिफरेंशियल इक्वेशन है। 3rd सेमेस्टर में है या आप वो है किसी और सेमेस्टर से आप अटेंड कर रहे हैं बेटा? 5th सेमेस्टर का हूँ मैं, लेकिन थर्ड का एक दो कोर्सेज हैं। सही। चलिए हम लोग ये आगे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं आज का, ठीक है? काफी बच्चे आ गए हैं। मिस ये फाइनल का क्या होगा? फाइनल का क्या होगा? अभी तो मैंने बताया फाइनल के पेपर होंगे आप लोगों के। आप लोगों के एग्जाम्स होंगे 6 जुलाई से, ठीक है? मे बी 6 जुलाई तक टाइम टेबल एग्जैक्टली आया नहीं है, तो आप लोगों को ऑनलाइन पेपर होंगे। ऑनलाइन पेपर में ये कहा जाएगा कि आप लोगों को 24 आवर्स दिए जा रहे हैं। 24 आवर्स में आपने अपना पेपर सबमिट करना है, ठीक है? ये उन लोगों के लिए है जिनका इलेक्ट्रिसिटी का इशू है या नेटवर्क इशू है। नेटवर्क इशू तो आप लोग बेटा अपना रिजॉल्व कर लीजिएगा एग्जाम से पहले, ठीक है? अच्छा, और बाकी जो है ओके मिस। एग्जाम मिस बाकी असाइनमेंट्स वगैरह जो है, अगर जैसे जो नहीं हुए हैं उनका क्या हो सकता है? अब उसका कुछ भी नहीं कि हो सकता कुछ रह बेटा। चुके हैं मिस हमारे भी। बेटा मैंने आप लोगों के मार्क्स लगा दिए, बस अपलोड करने में। आप दोबारा बार बार तो नहीं जाके चेक करोगे ना उसके अंदर से कि अब किसके रह गए किसके नहीं। मेरे लिए वो डिफिकल्टी है। जिसने टाइम पे सबमिट किया था मैं उनके मार्क्स लगा चुकी हूँ। मिस लेकिन यहाँ पर हम लोग के लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है ना, मसले तो आ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा आप भी कॉपरेट कर लें। बेटा इतना लंबा टाइम तो मैं देती हूँ, कौन सा आपको एक दिन का मैं टाइम ड्यूरेशन देती हूँ? यहाँ तक कि मैं तो आपको क्विज में भी टाइम एक दिन का टाइम ड्यूरेशन नहीं देती, इतना कम यानी कि भी दिन टाइम ड्यूरेशन आपसे क्विज भी नहीं मिलेती। मैं तो क्विज इसलिए थोड़ा सा इस तरह का करूँ तो आप लोगों को थोड़ा सा अंदाजा हो जाए कि किस टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से आप लोगों को अपना फाइनल पेपर करना है। लेकिन इसी तरह से आप लोग स्लो चलते रहे, आप लोग फाइनल पेपर में भी यही करेंगे कि फेवर दे दें, उसमें आपको कोई फेवर नहीं देगा। वो आपको नहीं मिस, फाइनल तो जाहिर है फिर वो तो अलग चीज है, लेकिन ये तो फिर भी असाइनमेंट और क्विज बेटा असाइनमेंट भी जब 10 मैं मार्क्स का है, कोई हल्का नहीं है। हल्का मत लीजिए जी असाइनमेंट्स का। साहब वो बात कह रही है, सही आपकी बात सही है, जब लेकिन आपको फिर भी इतना टाइम मिस थोड़ा ड्यूरेशन सा दिया जा रहा है तो उसमें करें आप लोग। बेटा एक दिन का असाइनमेंट जी हो, मैं फिर भी आप लोगों की बात मान लूँ। मैं तो आपको पूरा वीक दे रही हूँ अप्रोक्सीमेटली। मैं तो क्विज में एक दिन देती हूँ। आप लोगों को मेरे साथ फेवर करना चाहिए फिर। मिस हम तो कर रहे हैं असल में मिस ये क्या फेवर हो करें। रहे हैं। थोड़ी बाद एक मैसेज आया नहीं होता है मिस मतलब अटेंडेंस मार्क कर दे, मिस हमारी लाइट की अटेंडेंस मार्क कर दे। अटेंडेंस के तो सबसे ज्यादा इश्यूज मेरे पास आ रही है। फेवर करें आप लोग मुझे। मिस ये तो अब दायरा इस तरह चलेगा तो फिर तो ये तो चलता ही रहेगा मेरे ख्याल से। मैं तो नहीं बोलता है चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं हम आज का, ठीक है? हम फंक्शनल जो है रेलिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स इसको अब देख रहे हैं, ठीक है? इसमें क्या क्या हमारे पास आ रही हैं चीजें। हमारे पास चेकिंग रिक्वायरमेंट दैट आइडेंटिफाइज चेक्स टू इंश्योर, यानी कि हम लोग क्या कह रहे हैं कि अब हम इसको चेकिंग रिक्वायरमेंट्स इसकी देख रहे हैं, ठीक है? टू इंश्योर दैट इनकरेक्ट डेटा इज डिटेक्टेड बिफोर इट लीड्स टू अ फेलियर, यानी कि इसमें बात वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है पहले से अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेक कर लें ताकि जो हमारा इनकरेक्ट डेटा है हम उससे पहले से फाइंड आउट कर लें, ताकि हमारा जो आगे जाके फेलियर्स इश्यूज आने हैं वो ना आए। जो हमारे फेलियर्स इश्यूज को वो लीड कर रहा है उसको वो उसके लिए वो रीजन बन रहा है, हम उस डेटा को पहले से फाइंड आउट कर लें और हम उसे पहले से सर्च कर लें, चेक कर लें, ठीक है? देन हमारे पास है रिकवरी रिक्वायरमेंट। रिकवरी रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं? दैट आर देयर टू हेल्प द सिस्टम रिकवर आफ्टर अ फेलियर हैज अक्योर्ड। ऑब्वियस बात है, इसकी नेम से जाहिर है कि रिकवरी रिक्वायरमेंट हमारा क्या कह रहा है कि जब हमारा सिस्टम जो है वो फेलियर हो जाए, यानी कि उसमें कोई करप्शन आ जाए, वो करप्ट हो जाए, सॉरी करप्शन वर्ड यूज करिए, कोई करप्ट आ जाए, ठीक है?
कोई फेलियर उसमें आ जाए, कोई एरर आ जाए, तो उसको वो क्या करेगा, रिकवर करेगा। रेडुडेंसी रिक्वायरमेंट क्या कहते हैं, दैट स्पेसिफाई रेडुडेंट फीचर ऑफ द सिस्टम टू बी इंक्लूड, जो इसके फीचर्स होंगे उसको क्या करेगा, वो इंक्लूड करेगा, उसके बेनिफिशियल फीचर्स की वो बात करें, ठीक है। प्रोसेस रिक्वायरमेंट फॉर रिलायबिलिटी, अब प्रोसेस क्या कह रहा है, फॉर रिलायबिलिटी विच स्पेसिफाई द डेवलपमेंट प्रोसेस, ऑब्वियसली बात है उस प्रोसेस के बीच की बात कर रहे हैं। डेवलपमेंट प्रोसेस टू बी यूज्ड में ऑल्सो भी इंक्लूडेड, यानी कि जो हमारे पास जो प्रोसेस रिक्वायरमेंट है वो क्या करेगा कि वो स्पेसिफाई करे डेवलपमेंट प्रोसेसेस को, कि जो हमारे उस सिस्टम के लिए यूजफुल है, ताकि हम उसको उसमें इंक्लूड कर सकें अपने सिस्टम में। सिस्टम को हम यहाँ पे डेफिनेशन के तौर पे वर्ड यूज करते हैं, जिसमें हमारे तमाम के तमाम के हम अभी तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पर है तो हम इसमें सॉफ्टवेयर को इंक्लूड करते हैं, लेकिन रियलिटी में क्या होता है कि हम जब सिस्टम की बात करते हैं तो सिस्टम में हमारे तमाम के तमाम सिस्टम आ जाते हैं, यानी कि हम लोग सिर्फ एक प्रोजेक्ट सॉफ्टवेयर से रिलेटेड की बात नहीं कर रहे होते, ठीक है। तो हमारे उस सिस्टम की यहाँ पे बात की जा रही है, ठीक है। सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन हमारे पास क्या होती है, सिक्योरिटी आप लोगों को ऑलरेडी ये बात मालूम होगी कि सिक्योर की हम लोगों ने बहुत सी एग्जांपल्स पढ़ी, जैसे मैंने आप लोगों को व्हाट्सएप की एग्जांपल दी, मैंने आप लोगों को फेसबुक की एग्जांपल दी, हम लोगों ने एक हॉस्पिटल की एग्जांपल पढ़ी थी जिसमें हम कहते थे कि पेशेंट का डेटा जो है वो सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे सिक्योरिटी स्पेसिफिकेशन भी कुछ इसी तरह से बात की जा रही है, जहाँ पे हम लोग अपने डेटा को सिक्योर करें, अपने डेटा को किसी भी बैरूनी अटैक से बचा के रखें, ठीक है। उसमें हम लोग अपना सिस्टम इतना स्ट्रांग बनाएं कि उसमें कोई ऐसी वीकनेस ना हो कि उस वीकनेस की बेस पे वो इजीली अटैक हो सके, ठीक है। तो हम यहाँ पे जो सारी बातें इसकी सिक्योरिटी की जा रही हैं वो सारी यहाँ पे 4 मेजर डिफरेंसेस हैं इसके, तो इसको मैंने इन शॉर्ट आप लोगों को सारी चीजें बता दी है, ठीक है। पहले में वो क्या कह रहे हैं, सेफ्टी प्रॉब्लम्स आर एक्सीडेंटल, यानी कि हमारे पास जो सेफ्टी प्रॉब्लम्स है वो एक्सीडेंटल है कि वो अचानक से अराइज हो सकती है, ठीक है। एक्सीडेंटल मीन के एक्सीडेंट का मतलब हम लोग ये लेते हैं ना कि जो विदाउट इंफॉर्मेशन हमारे साथ hazards हो रहे होते हैं, ठीक है। The software is not operating in a hostile environment. In security, you must assume that attackers have knowledge of the system weakness. तो यहाँ पे आप लोगों को यानी कि उसकी जो पहले से प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसके बारे में आप लोगों ने ये खुद से कंसीडर करना है कि जो अटैकर्स हैं वो हमारे पास उसके पास हमने अज्यूम करने इस बात को पहले से कंसीडर करके रखना है कि अटैकर्स के पास हमारे जो सिस्टम की जो भी वीकनेस होंगी उसकी नॉलेज में भी हो सकती है, ठीक है। अगर कहीं पे हम लोग जैसे हम अपनी बात करते हैं बैंक अकाउंट्स की, ठीक है, तो वहाँ पे हम लोग अपने सिस्टम को सिक्योर बनाते हैं, वहाँ पे हम लोग अपने सॉफ्टवेयर को इतना सिक्योर करते हैं कि मे भी कोई अटैकर जो हम उसका एक परसेप्शन रखते हैं कि जो हमारा अटैकर हो सकता है, क्योंकि वहाँ पे हमारी एक तरह से मनी है, हमारा एसेट है, हमारे पास वहाँ पे हमारी अपनी नॉलेज है, वो हमारा सारा डेटा है। तो वो एक मैं आप लोगों के एग्जांपल इसलिए यहाँ पे लगा के ये वाली बता रही हूँ कि वहाँ पे हमें अपना सबसे ज्यादा सिस्टम को सिक्योर करना है, वहाँ पे हमें अपनी तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को अटैकर से हाइड करनी है, क्योंकि अगर किसी अटैकर ने अटैक कर दिया हमारे किसी भी बैंक अकाउंट को तो वो उसकी डिटेल ले सकता है, वो उसमें ट्रांजेक्शन कर सकता है, ठीक है। तो ये हमें पहले से माइंड में रखना है कि एज्यूम करके रखना है कि हमारे जो नॉलेज वो जो हमारे पास जो भी सिस्टम की कोई वीकनेस अगर है तो वो मे बी अटैकर के पास हो, ताकि हमें मालूम होगा तो हम उसको सिक्योर करने की कोशिश करेंगे। देन वो बात कर रहे हैं व्हेन सेफ्टी फेलियर्स अक्योर, अगर सेफ्टी फेलियर्स अक्योर हो रही है यू कैन लुक फॉर द रूट कॉज और वीकनेस दैट लेड टू द फेलियर। व्हेन फेलियर्स रिजल्ट फ्रॉम अ deliberate attack, the attacker may conceal the cause of the failure। ऑब्वियसली बात है कि कह रहे हैं कि अगर कोई हमारे पास कोई भी फेलियर आ रही है, हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में भी बात कर चुके थे, तो हमने सबसे पहले उसका रूट कॉज मालूम करना है, उसका वीकनेस मालूम करना है कि किस वीकनेस की बेस पर हमारे पास ये फेलियर आया, मे बी उस वीकनेस के ऊपर जो है हमारा कोई भी जो अटैकर है वो अटैक कर सकता है, ठीक है। देन वो कह रहे हैं शटिंग डाउन अ सिस्टम कैन अवॉइड अ सेफ्टी रिलेटेड फेलियर। ऑब्वियसली बात है कॉजिंग अ शट डाउन मे बी द एम ऑफ एन अटैक। देन वो कह रहे हैं सेफ्टी रिलेटेड इवेंट्स आर, ये क्या हो गया, safety related events are not generated from an intelligent advisory and attacker can prompt defense over time to discover weakness। obviously बात है कि इसमें ये बात की जा रही है कि हमारा जो अटैकर है वो अगर अपने सिस्टम को एक दफा सिक्योर किया तो मे बी वो नेक्स्ट टाइम कोई अटैकर आपके सिस्टम की नई वीकनेस को फाइंड आउट करने की कोशिश करे। जो आपने मे बी इसको हैकर्स के बारे में बात सुनी होगी, ठीक है, तो वो क्या करते हैं बार बार आपके सिस्टम को हैक करने की कोशिश करते हैं, कभी एक पैटर्न से कभी दूसरे पैटर्न से। अगर आपने एक दफा उसको स्ट्रॉन्ग कर लिया अपने सिस्टम को तो मे बी वो किसी और पैटर्न से अटैक करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ये बात की जा रही है कि आपका सिस्टम जो है मे बी आपका जो अटैकर है वो किसी और पैटर्न से किसी और तरीके से उसको अटैक करने की कोशिश करे, आपके जो सिस्टम की वीकनेस है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करे।
यहाँ पे आपके पास कुछ टाइप्स है सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स की, मतलब क्या क्या है वो, आइडेंटिफिकेशन रिक्वायरमेंट्स, ऑथेंटिकेशन रिक्वायरमेंट, और फिर है ऑथराइजेशन रिक्वायरमेंट्स, फिर इम्यूनिटी रिक्वायरमेंट्स, इंटीग्रिटी एंड सो ऑन। ये आप लोगों के पास सारी जो रिक्वायरमेंट्स की कुछ टाइप्स है, ठीक है। प्राइवेसी रिक्वायरमेंट है, सिक्योरिटी ऑडिटिंग रिक्वायरमेंट, सिस्टम मेंटेनेंस सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स है। तो यहाँ पे आपको ये कुछ टाइप्स दी गई हैं रिक्वायरमेंट्स, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स की, कि आपको किस किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास क्या है, ये the preliminary risk assessment process for security requirement, तो उसका यहाँ पे कुछ चार्ट दिया गया है, ठीक है। इसमें है एसेट आइडेंटिफिकेशन है, फिर एसेट की वैल्यूज असेसमेंट है, फिर थ्रेट आइडेंटिफिकेशन कंट्रोल, एंड देन आपके पास क्या है, यहाँ से आपका एसेट आइडेंटिफिकेशन से एसेट वैल्यू से आपका एक्सपोजर जा रहा है, ठीक है। एक्सपोजर से आप क्या जा रहे हैं, उसकी सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है। देन आप यहाँ से बात करते हैं एसेट आइडेंटिफिकेशन, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन आप करें, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन, अटैक आइडेंटिफिकेशन करें। यानी कि हम जब एसेट की बात करते हैं यहाँ पे, तो एसेट हमारे पास क्या आता है, आपका जो भी डेटा होगा वो आपका एसेट होगा। अगर हम बैंक अकाउंट की बात करते हैं तो बैंक अकाउंट में आपकी जो मनी है वो आपका एसेट है, ठीक है। अगर हम किसी हॉस्पिटल की बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने हॉस्पिटल के कॉन्स्टेंटली एग्जांपल्स ले रहे थे, वहाँ पे आपके पेशेंट और उस पेशेंट का डेटा आपका एसेट है, ठीक है। तो ये उसके अटैक्स के ऊपर बात कर रहे हैं कि हमारे पास एसेट, जो भी हमारे जो एसेट है उसकी वैल्यू हो, फिर उसको हम लोग एक्सपोजर करें, एक्सपोजर से हमने उसकी सिक्योरिटी करें, ठीक है। देन हम लोग एसेट से हम लोग क्या करें, थ्रेट आइडेंटिफिकेशन करें, यानी कि हम लोग उसके अंदर जो भी थ्रेट आ सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम आ सकती हैं उसकी आइडेंटिफिकेशन करेंगे, फिर हम उसके ऊपर अटैक असेसमेंट चेक करेंगे, वहां से हम लोग सिक्योरिटी की तरफ, ठीक है। हम लोग जब अटैक करेंगे देन हम लोग उसकी कंट्रोल फाइंड आउट करेंगे, उसका कंट्रोल कैसे हो रहा है, देन हम फिजिबिलिटी असेसमेंट करेंगे, एंड देन हम अगेन इसका भी सिक्योरिटी, यानी कि हम लोग जितना भी ये सारे काम करें, हम थ्रेट से करें, हम अटैक से करें, हम अपने डेटा एसेट्स की एक्सपोजर से करें, तो एट द एंड हम लोगों ने उसको क्या सिक्योर करना है, उसका सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को, ठीक है। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, उन सारी चीज़ों की जो हम लोगों ने अपने यहाँ पे ग्राफ में पढ़ी थी, उनकी कुछ सिक्योरिटी असेसमेंट की यहाँ पे उसकी डिटेल लिखी हुई है, ठीक है। एसेट आइडेंटिफिकेशन क्या, आइडेंटिफाई द की सिस्टम एसेट्स दैट हैव टू बी प्रोटेक्टेड, यानी कि मैंने आप लोगों को पहले कहा था एसेट हमारे पास क्या है, मैंने आप लोगों को अभी बताया कि हमारा कोई भी डेटा, हमारी कोई भी कीमती चीज हम कह सकते हैं, ठीक है। तो जैसे हमने अभी बैंक की एग्जांपल ले ली, हमने बाकी अपने हॉस्पिटल की एग्जांपल ले ली, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि वो हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे जो भी एसेट है हमारे सिस्टम से रिलेटेड, हमारे सिस्टम का वो हमारा प्रोटेक्ट होना चाहिए, वो सिक्योर होना चाहिए, ठीक है। एसेट वैल्यू असेसमेंट एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ द आइडेंटिफाई एसेट, यानी कि हम लोगों ने वैल्यू असेसमेंट कैसे करनी है, कि हमने उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करना है, उसकी वैल्यू का एस्टिमेट लगाना है, जो भी हमारा एसेट है, जो भी हमारा डेटा वगैरह, जो भी हम लोग सिस्टम की बात करें, ठीक है। एक्सपोजर असेसमेंट क्या कह रहे हैं, एक्सेस दी पोटेंशियल लॉसेस एसोसिएटेड विद ईच एसेट, यानी कि अगर हमारा कोई नुकसान हो रहा है, कोई उसका पोटेंशियल लॉस हम लोगों ने उसको चेक आउट करना है, ठीक है। थर्ड आइडेंटिफिकेशन क्या है, आइडेंटिफाई द मोस्ट प्रोबेबल थ्रेट्स टू द सिस्टम एसेट्स, यानी कि क्या बात की जा रही है यहाँ पे, जो भी हमारा थ्रेट आइडेंटिफिकेशन में कि क्या हमारे सिस्टम के एसेट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इन शॉर्ट पर हम लोग इसको इसी वर्डिंग में बात करें तो क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या चीजें रीजनेबल है, या क्या अटैक्स हो सकते हैं हमारे सिस्टम के एसेट को, ठीक है, उसको हमने आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग अटैक असेसमेंट। अटैक असेसमेंट में हम क्या चीज चेक करते हैं, हम लोग इसमें चेक करें कि अपने अटैक से रिलेटेड के हमारे कौन से अटैक्स हैं जो सिस्टम को हम किस तरह से अटैक कर सकते हैं, किन मेथड से अटैक कर सकते हैं, ठीक है। कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन ये कह रहा है कि पर्पस द कंट्रोल दैट मे बी पुट इन प्लेस टू प्रोटेक्ट एन एसेट, यानी कि हम लोग इसको कंट्रोल आइडेंटिफिकेशन हमें क्या कह रहे हैं कि हम लोग अपने वो वाले कंट्रोल्स अटैक वो करें या वो चेक्स लगाएं जो हमारे जो डेटा है, जो हमारा एसेट है, उसको क्या करें, प्रोटेक्ट करें, ठीक है। फिजिबिलिटी असेसमेंट क्या करें, एक्सेसिव टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड कॉस्ट ऑफ द कंट्रोल, यानी कि हमारे पास टेक्निकल फिजिबिलिटी एंड जो भी हमारे पास कॉस्ट आ रही है अपने उस कंट्रोल करने की, हम उसे अपने चेक्स लगाने की, वो हमने उसका एसेस करना है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट डेफिनेशन, सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट डेफिनेशन क्या है, डिफाइंड सिस्टम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, हम लोग जो भी सिस्टम की है, दिस कैन बी इंफ्रास्ट्रक्चर और एप्लीकेशन सिस्टम रिक्वायरमेंट, ठीक है। यानी कि वो ये बात कर रहा है कि हमारा जिस टाइप का भी सिस्टम है उसकी हम लोगों ने सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट को चेक करना है, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, अगर मैं आप लोगों को बहुत सिंपल अगर बात बताऊं, आपका फेसबुक अकाउंट है, आपका व्हाट्सएप अकाउंट है, ठीक है। तो फेसबुक अकाउंट में आपका सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट क्या है, उसका सिक्योरिटी चेक क्या है, आपका पासवर्ड है और आपकी ईमेल आईडी है, ठीक है।
इसी तरह से हर सिस्टम की, यानी कि एक सिंपल आप लोगों के अकाउंट की बात हो रही है जो आप लोग रेगुलर बेसिस पे यूज करते हैं। इसी तरह से आपके बैंक अकाउंट की सिक्योरिटी है, उसकी सिक्योरिटी चेक से अगर आप लोग ऑनलाइन अपने अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है तो उसमें भी आप लोगों ने अपने सिक्योरिटी की कुछ डेफिनेशन सेट की हुई है। कुछ हमारे जो सिस्टम्स होते हैं वो हमें सिक्योरिटी डेफिनेशंस देते हैं, तो वो सारी चीजें यहाँ पे वो कह रहे हैं चेकआउट करनी है, उसको हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना है। नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग यहाँ पे, ये कह रहा है कि हम लोगों के पास कुछ एक वो जो हमारे जो ऑलरेडी हम लोग मेडिकल एग्जांपल ले रहे थे अपने मेडिकल हॉस्पिटल की, ठीक है, तो उसका कह रहे हैं एसेट एनालिसिस इन प्रिलिमिनरी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट फॉर द एमएचसी पीएमएस, ठीक है, जो हम लोग मेंटल हेल्थ सेंटर के पेशेंट्स का डेटा रख रहे थे, ये उसकी बात हो रही है, ठीक है। इसमें क्या क्या है, द इंफॉर्मेशन सिस्टम है पहला एसेट, देन क्या है द पेशेंट डेटाबेस है, देन हमारे पास क्या है एन इंडिविजुअल पेशेंट रिकॉर्ड, ये हमारे पास जो है इसका अगर हम एक हॉस्पिटल की बात करते हैं उसका एसेट क्या है, इंफॉर्मेशन सिस्टम है, पेशेंट का डेटाबेस है एंड इंडिविजुअल पेशेंट रिकॉर्ड। इंफॉर्मेशन सिस्टम मीन इसमें हम लोग जो बात कर रहे हैं उसमें आपने सिस्टम की बात कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग जो भी हमारे जो क्लिनिक का या हमारे हॉस्पिटल का जो भी उसमें डेटा होगा ये उस पूरे की बात करें। जब पेशेंट डेटाबेस में क्या कर रहे हैं उसमें वो ये बात कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ पेशेंट का डेटाबेस, अगर एक पेशेंट है उसकी जो भी पर्सनल इंफॉर्मेशन है उसकी बात की जा रही है, ठीक है। देन हम लोग एक एन इंडिविजुअल पेशेंट रिकॉर्ड, अब किसकी बात की जा रही है, एक इंडिविजुअल पेशेंट की, ठीक है, उसके रिकॉर्डिंग नॉर्मली लो अल्दो मे बी हाई फॉर स्पेसिफिक हाई प्रोफाइल पेशेंट, ये यहाँ पे बात आप कर रहे हैं, यानी कि आप भी मैंने आपको ये बता रही हूँ सिर्फ एक पेशेंट का डेटा की बात की जा रही है, ठीक है। अब वैल्यूज की फाइंड आउट करते हैं, अगर हम इंफॉर्मेशन सिस्टम की बात करते हैं, ठीक है, जब हम पूरे सिस्टम की बात कर रहे हैं तो हमारा जो भी सिस्टम होगा, यहाँ पे आपको मेडिकल की एग्जांपल दी गई है, अगर आप इस एग्जांपल को किसी और सिस्टम पे भी लगाएं तो इंफॉर्मेशन सिस्टम अगर हम कंप्लीटली बात करते हैं तो उसकी हाई वैल्यू होगी, उसकी हम लोग ओवरऑल सिस्टम को सिक्योर ज्यादा करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अगर हमारे पास पेशेंट्स का डेटाबेस है वो भी हाई वैल्यू रख रहे हैं, ठीक है। अगर हम लोग इसी तरह से बैंक एग्जांपल लें तो हमारा जो पर्सन्स हैं जो हमारे वहाँ के क्लाइंट्स हैं वो भी हाई वैल्यू रखते हैं, ठीक है। जब हम बात करें एक इंडिविजुअल पर्सन की, अगर मैं आपको यही एग्जांपल एक बैंक के ऊपर भी लगा के दे रही हूँ, एक इसके हॉस्पिटल के ऊपर भी लगा के दे रही हूँ, अगर हम इस एग्जांपल को बैंक के ऊपर भी लगा कर देखें तो वहाँ पे भी अगर हमारे पास एक इंडिविजुअल पर्सन की यहाँ पे जब बात की जा रही है तो उसमें हमारे पास क्या होगा कि उसकी वैल्यू नॉर्मली कहाँ हाई होगी, अगर हमारे पास कोई पर्सन बहुत रिच है, ठीक है, अगर हम बैंक अकाउंट के हवाले से बैंक की एग्जांपल में देख रहे हैं तो उसकी जो हम उस इंडिविजुअल पर्सन की अगर हम लोग रिकॉर्डिंग की बात करते हैं, उसके डेटा को रिकॉर्ड करने की बात कर रहे हैं, उसके एसेट की बात कर रहे हैं, तो उसकी क्योंकि वो काफी रिच है तो उसकी हाई प्रोफाइल है तो वहां पे उसकी वैल्यू हाई होगी, अदरवाइज उसकी वैल्यू क्या होगी, लो होगी, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है अपने डेटा को आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। यहाँ पे थ्रेड्स एंड कंट्रोल एनालिसिस इन प्रिलिमिनरी रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट, अब आ रहे हैं हमारे पास थ्रेड्स, ठीक है। थ्रेड्स हमारे पास क्या है, पहले क्या, अनऑथराइज्ड यूजर गेन एक्सेस एज सिस्टम मैनेजर्स एंड मेक सिस्टम अनअवेलेबल। अब ये बात करें अनऑथराइज्ड यूजर में क्या कह रहे हैं, गेन एक्सेस एज सिस्टम मैनेजर, किसके तौर पे, वो सिस्टम मैनेजर के तौर पे अपना एक्सेस कर रहे हैं, ठीक है, और सिस्टम को क्या करें, अनअवेलेबल करें। दूसरा थ्रेड हमारे पास क्या हो सकता है, दूसरा थ्रेड हमारे पास ये हो सकता है, तो क्या हमारे पास अनऑथराइज्ड यूजर तो है वो क्या कर रहा है, एक्सेस गेन कर रहा है एज अ यूजर के, और हम लोग यानी कि एक पेशेंट बन के कर रहा है या एक यूजर बन के कर रहा है और एक्सेस कर रहा है तमाम की तमाम कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, यानी कि जो भी हमारी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन है उसको वो एक्सेस कर रहे हैं। तो अगर एक पर्सन मैनेजर बन के कर रहा है, अगर मैं आपको यही एग्जांपल जो है अगेन आपको लगा के दूं उस पर बैंक पर, तो एक मैनेजर कर रहा है तो मैनेजर कितना कर सकता है ये उस हिसाब से प्रोबेबिलिटी लो बता रहे हैं, लेकिन अगर एक कह रहे हैं कि यूजर बन के अगर एक एक्सेस करे अकाउंट को तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, हाई है, ठीक है, यानी कि वो हाई इम्पैक्ट कर रहा है, ठीक है। कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, अगर हम लोग कोई ऐसा यूजर आ रहा है जो एक्सेस कर रहा है किसी सिस्टम का मैनेजर बन के और सिस्टम को अनअवेलेबल कर रहा है, ठीक है, वो सिस्टम को क्या कर रहा है, अनअवेलेबल बना रहा है, देन वो क्या है उसका कंट्रोल ओनली अलाउ सिस्टम मैनेजमेंट फ्रॉम स्पेसिफिक लोकेशन दैट आर फिजिकली सिक्योर, यानी कि हम जो इसके अंदर प्रॉब्लम्स आ रही हैं उसको हम कैसे सिक्योर कर सकते हैं, क्या हम उसको सिर्फ और सिर्फ जो उसके अपने मैनेजर है, अपनी मैनेजमेंट है, किसी भी सिस्टम की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, हम सिर्फ उससे एक्सेस दें और उसकी एक्सेस को भी स्पेसिफाई कर दें। अगर आप लोगों ने समटाइम ये देखा हो, जैसे मैं
DSU के अंदर हम लोग होते हैं, हम DSU के LMS को लॉगिन होते हैं तो हम लोग डायरेक्टली लॉगिन हो जाते हैं, उसका डैशबोर्ड डायरेक्ट आ जाते हैं, ऐसे ही है। लेकिन जब हम अपने घर से उसकी लोकेशन का एक्सेस करते हैं तो हमें 2 से 3 चेक्स और देने पड़ते हैं। मेरे को 2 और एक्स्ट्रा उसके चेक्स देने पड़ते हैं लॉगिन होने के लिए। आल्सो कि मैंने उसका पासवर्ड अभी सेव कर दिया, लेकिन उसके बावजूद समटाइम मेरे पास स्टार्टिंग में एक चेक आता है। अब एक चेक कम हो गया जब से मैंने पासवर्ड सेव किया है, कि उसके बावजूद मुझे एक एक्स्ट्रा चेक उसका करना पड़ता है। तो ये चीज़ एक यहाँ पे सिक्योर बनाने के लिए की जाती है, ठीक है। देन क्या कह रहे हैं, रिक्वायर्ड ऑल यूजर्स टू ऑथेंटिकेट देमसेल्फ यूजिंग अ बायोमेट्रिक मशीन, यानी कि वही वाली बात है कि जितने भी हमारे पास यूजर्स हैं वो अपनी बायोमेट्रिक मशीन के थ्रू सिर्फ और सिर्फ अपने आप को लॉगिन हो सकते हैं, ठीक है। लॉग ऑल चेंजेस टू पेशेंट्स इंफॉर्मेशन टू ट्रैक सिस्टम यूजेज, ठीक है। हमारे पास क्या है कि तमाम के तमाम हम लोग जितने भी पेशेंट्स हैं उसको हम लोग यूजेज देते हैं, उसके सिस्टम का उसको वो यूजफुल बना दें, ठीक है। कि अगर बैंक अकाउंट की एग्जांपल ली जाए तो मैं कहती हूँ कि अगर पेशेंट वो जितने भी पर्सन्स हैं और जितने भी हमारे क्लाइंट्स हैं वो सारे के सिर्फ बायोमेट्रिक मेथड से लॉगिन हो सकते हैं, अदरवाइज कोई और नहीं हो सकता। मेरा अकाउंट है, मुझे बायोमेट्रिक मेथड से लॉगिन होना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं, हम इस तरह से उसको सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, ठीक है। अब फिजिबिलिटी क्या है, लो कॉस्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेशन बट केयर मस्ट बी टेकन विद की डिस्ट्रीब्यूशन एंड टू इंश्योर दैट की आर अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ एन इमरजेंसी, यानी कि हम लोगों के पास कोई इमरजेंसी आ रही है तो हम लोग उसका कुछ की इवेंट्स क्रिएट करते हैं, ठीक है, कुछ केस डिफाइन कर दें तो उस केस की बेस पे वो जो है लॉगिन हो सके, ठीक है। एज कम्पेयर टू हम लोग इसको बात करें तो ये लो कॉस्ट है, ठीक है। हम लोग इसीलिए इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं इस मेथड को, इसके कंट्रोल को, ठीक है। देन वो ये कह रहा है टेक्निकली फिजिबल बट हाई कॉस्ट सोल्यूशन, इसकी हाई कॉस्ट सोल्यूशन है पॉसिबल यूजर रेजिस्टेंस। ऑब्वियस बात है कि आपको इसमें बहुत से मेथड और हर पेशेंट के एतबार से पेशेंट को लगाना पड़ेगा, जितना आपका डेटा पेशेंट का वो इंक्रीज होता जाएगा यूजर का, तो उस हिसाब से ये बात की जा रही है कि यहाँ पे आप लोगों के पास ये हाई कॉस्ट है। लो कॉस्ट इसलिए यहाँ पे की जा रही है क्योंकि ये सिस्टम से रिलेटेड है। सिस्टम से रिलेटेड का मतलब यही लो कॉस्ट इसलिए हो रहा है कि आप उसको एक लिमिटेड एरिया के लिए आप इसको स्पेसिफाई कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन क्योंकि ये आपका यूजर है, जितने आपके यूजर आपके जितने क्लाइंट्स बढ़ते जाएंगे, इसलिए ये क्या है हमारे पास हाई कॉस्ट हो रहा है, ठीक है। तो बस ये इन दोनों के बीच में क्या हमारे पास डिफरेंशिएट है कि किस तरह से लो कॉस्ट हो रहा है, किस तरह से सिंपल एंड ट्रांसपेरेंट टू इम्प्लीमेंट एंड ऑल्सो स्पॉट रिकवरी, ठीक है। ये क्या कह रहे हैं कि हम लोग इसको सिंपली एंड ट्रांसपेरेंट इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, लेकिन इससे हम लोग रिकवरी को भी स्पॉट करें, हम उसके तमाम प्रॉब्लम्स को इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम मूव करते हैं सिक्योरिटी पॉलिसी। सिक्योरिटी पॉलिसी हमारे पास क्या है कि यहाँ पे वो ये बात कह रहे हैं कि हम लोग कुछ ऐसी पॉलिसीज बना दें जहाँ पे हम लोग जो है इस चीज़ को आइडेंटिफाई करें कि हम इस चीज़ को वो करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं कि क्या चीज़ें हमारे सिस्टम के लिए ठीक है और क्या चीज़ें हमारे सिस्टम के लिए ठीक नहीं है। आपने इस सिस्टम के अंदर क्या करना है एंड क्या नहीं करना, कुछ ऐसी आप पॉलिसीज इसकी डिफाइन कर दें, ठीक है। देन कह रहा है सिक्योरिटी पॉलिसी सेट्स आउट द कंडीशन दैट मस्ट बी मेंटेन बाय अ सिक्योर, यानी कि एग्जांपल दी जा रही है कि जैसे हमारे पास कोई सिक्योरिटी पॉलिसी है तो वहाँ पे हम लोग जो है सिक्योरिटी सिस्टम को मेंटेन करें और वहाँ पे आइडेंटिफाई सिस्टम सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो उसके वो सिस्टम की सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स को आइडेंटिफाई करें, जिस टाइप का हमारे पास सिस्टम है हम उसकी सिक्योरिटी को उस टाइप की वहाँ पे अप्लाई करते हैं। मेन पॉलिसीज की यही है कि हम लोग अपने सिस्टम में चेक्स लगा दें क्या चीज़ हम लोग इस सिस्टम के लिए अवेलेबल होनी चाहिए और क्या नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट फॉर एमएससी पीएमएस, अब आपके पास यहाँ पे इसकी रिक्वायरमेंट्स आ रही है, ठीक है, इसकी मेडिकल हेल्थ सेंटर की। उसमें हम क्या कह रहे हैं, पेशेंट इंफॉर्मेशन शैल बी डाउनलोडेड एट द स्टार्ट ऑफ अ, इन्होंने कुछ इसके वो रिक्वायरमेंट्स की टाइप वो बताई हैं, स्टेप्स बताई हैं कि हम लोग इन स्टेप्स को हम लोग यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं सिक्योरिटी को, ठीक है। क्या है, पेशेंट इंफॉर्मेशन शैल बी डाउनलोडेड एट द स्टार्ट ऑफ अ क्लिनिक सेशन टू अ सिक्योर एरिया ऑन द सिस्टम क्लाइंट दैट इज यूज्ड बाय क्लिनिकल स्टाफ, ठीक है। जो भी आपका क्लिनिकल स्टाफ है वो क्या करेगा, आपका जो आपका क्लिनिक का स्टार्ट टाइम है, उसका सेशन स्टार्ट होगा उससे पहले वो पेशेंट की तमाम इंफॉर्मेशन को डाउनलोड कर लेगा और ये मैंडेटरी है कि वो कौन करेगा, जो क्लिनिकल स्टाफ होगा, ठीक है, सिर्फ वही इसको डाउनलोड कर सकता है। ऑल पेशेंट इंफॉर्मेशन ऑन द सिस्टम क्लाइंट शैल बी इंक्रिप्टेड, और इस बात है इंक्रिप्शन आप लोगों को मालूम है कि हम लोग अपने डेटा को सिक्योर करने के लिए उसके ऊपर की अप्लाई कर देते हैं, जिसको हम लोग इंक्रिप्शन कहते हैं। हमारा डेटा इंक्रिप्ट हो जाता है, उसको हम लोग हाइड कर देते हैं, ठीक है, डेटा को। Patient information shall be uploaded to the database after a cleaning session has finished and deleted from the client computer.
ये बात की जा रही है कि इसका थर्ड स्टेप क्या होगा कि हम लोग जब पेशेंट इंफॉर्मेशन जो है वो तमाम के तमाम हम अगेन अपलोड कर देंगे डेटाबेस में। जैसे हमारा क्लिनिक का जो सेशन है, हमारा जो हॉस्पिटल का क्लिनिक का जो भी यहाँ पे ये लोग अपने एग्जांपल ले रहे हैं, उसका सेशन जैसे फिनिश होगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपना जो क्लाइंट का डेटा वो डिलीट कर देंगे, ठीक है। देन वो कह रहा है कि a log on a separate computer from the database server must be maintained of all changes made to the system database, ठीक है। हम लोग एक सेपरेट कंप्यूटर सिस्टम लेंगे डेटाबेस सर्वर से और तमाम जो भी हमारे पास वहाँ पे चेंजिंग होंगी हम उन सबको मेंटेन करेंगे, उन सबका हम एक लॉग बनाएंगे, ठीक है, एक सेपरेट लॉग बनाएंगे। ये इनके 4 स्टेप्स हैं। देन हमारे पास आ रहे हैं फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। हमारे पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन क्या है, यहाँ पे कहा जा रहा है कि फॉर्मल स्पेसिफिकेशन इज अ पार्ट ऑफ मोर जनरल कलेक्शन ऑफ टेक्निक दैट आर नोन एज फॉर्मल मेथड, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन है ये कलेक्शन है जनरल कलेक्शन टेक्निक्स का, जिसको हम लोग नॉर्मली क्या कहते हैं, फॉर्मल मेथड्स कहते हैं। दीज आर ऑल यू बेस्ड ऑन मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन एंड एनालिसिस ऑफ सॉफ्टवेयर। ये तमाम के तमाम मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन पे बेस करते हैं, डिपेंड करते हैं, ठीक है। इसमें कौन कौन से फॉर्मल से वो उसके इंक्लूड होते हैं, फॉर्मल मेथड्स इंक्लूड है फॉर्मल स्पेसिफिकेशन एनालिसिस एंड प्रूफ, ट्रांसफॉर्मेशनल डेवलपमेंट एंड देन हमारे पास क्या है, प्रोग्राम वेरिफिकेशन, ठीक है। तो ये 4 इसके मेथड्स हैं जो हमारे पास फॉर्मल मेथड में अप्लाई होते हैं। यूज ऑफ फॉर्मल मेथड, हम लोग अभी यूज ऑफ फॉर्मल मेथड देखते हैं कि क्या क्या है हमारे पास, क्या है इसका, यानी कि फॉर्मल मेथड का हम कहाँ पे इसको यूज कर रहे हैं, अपने फॉर्मल मेथड का हम कहाँ यूज कर रहे हैं, क्या इसका सबसे बड़ा जो फॉर्मल मेथड है उसको हम लोग यूज करते हुए सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या हो रहा है कि हम लोग इसके थ्रू क्या करें, रिड्यूस करें फॉल्ट्स इन सिस्टम, जो भी एरर्स आ रहे हैं सिस्टम में हम उसको क्या करें, रिड्यूस करें, ठीक है। कॉन्सिक्वेंटली their main area of applicability is in critical system engineering. There have been several successful projects, यानी कि हमारे पास जो फॉर्मल मेथड्स हैं हमारे वो हम सबसे ज्यादा कहाँ यूज करते हैं, क्रिटिकल सिस्टम्स इंजीनियरिंग के वहाँ एरिया में यूज करते हैं, जहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स होते हैं वेयर फॉर्मल मेथड्स हैव बीन यूज्ड इन दिस एरिया। जो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर्मल मेथड यूज करते हैं। क्रिटिकल सिस्टम इंजीनियरिंग में जहाँ पे हमारे पास सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी मौजूद होते हैं वहाँ पे हम लोग कौन से मेथड यूज करते हैं, फॉर्मल मेथड्स को, ठीक है, ताकि हमारे फॉल्ट्स एरर्स जो सिस्टम में फॉल्ट्स हैं वो रिड्यूस हो सके। Then कह रहे हैं in this area the use of formal method is most likely to be cost effective because high system failure cost must be avoided. यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो ऐसे एरियाज हैं, ठीक है, जो इसमें फॉर्मल मेथड को हम जब यूज करते हैं, ठीक है, तो उसका कॉस्ट इफेक्ट जो है, यानी कि उसका कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा हाई है, कॉस्टली, वो थोड़ा सा कॉस्टली है, ठीक है, बिकॉज हाई सिस्टम फेलियर्स कॉस्ट मस्ट बी अवॉइडेड। जो इसलिए हाई है, कॉस्ट इफेक्टिव है बिकॉज जो हाई सिस्टम फेलियर्स हैं, जो ज़्यादा वो है सिस्टम के फेलियर्स कॉस्ट हैं, उसको हम क्या करते हैं, मोस्टली अवॉइड कर देते हैं, ठीक है। देन स्पेसिफिकेशन इन द सॉफ्टवेयर प्रोसेस, हमारे पास क्या क्या स्पेसिफिकेशंस है अपने सॉफ्टवेयर प्रोसेस की। देन उसमें क्या कह रहे हैं, स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन आर इनएक्सट्रिकेबली इंटरमिंगल, यानी कि हमारे पास जो स्पेसिफिकेशन एंड डिजाइन है किसी भी सॉफ्टवेयर प्रोसेस में वो क्या है, एक दूसरे से रिलेट करती है, ठीक है। आर्किटेक्चर डिजाइन की बात की जा रही है, उसमें क्या कह रहे हैं हम लोग, आर्किटेक्चर डिजाइन इज एसेंशियल टू स्ट्रक्चर अ स्पेसिफिकेशन एंड द स्पेसिफिकेशन प्रोसेस। ऑब्वियस सी बात है कि जब हम आर्किटेक्चर की डिजाइन बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रक्चर और स्पेसिफिकेशंस को क्रिएट करते हैं। स्ट्रक्चर और स्पेसिफिकेशन यानी कि हम लोग उसके स्ट्रक्चर की तरफ ज्यादा देख लेते हैं, ठीक है। फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में क्या आ रहा है, फॉर्मल स्पेसिफिकेशन आर एक्सप्रेस्ड इन अ मैथमेटिकल नोटेशन, हम उसको मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करते हैं विद प्रिसाइसली डिफाइंड वोकैबुलरी, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक्स, ठीक है, यानी कि हम लोग एक आर्किटेक्चर डिफाइन करें, दूसरा हम लोग फॉर्मल अपना क्रिएट करें, फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस को देख रहे हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर डिजाइन में क्या हो रहा है, हम लोग उसमें हम स्ट्रक्चर्स को देख रहे हैं, और जब क्या हम फॉर्मल्स की जब बात करते हैं तो वो क्या होता है, मैथमेटिकल नोटेशंस होती हैं, ठीक है। मैथमेटिकल नोटेशन में जो जो चीजें हमारे पास आ रही हैं हम उन सबको इसमें इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास फॉर्मल स्पेसिफिकेशन ऑफ प्लान बेस्ड सॉफ्टवेयर प्रोसेस, इसमें हमारे पास क्या है,
हमारे पास ये प्लान बेस्ड है जिसमें हमारे पास स्पेसिफिकेशंस का हम देख रहे हैं, हम डिजाइन को देख रहे हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास क्या है, यूजर रिक्वायरमेंट डेफिनेशन है, ठीक है। देन हमारे पास सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स है, फिर आर्किटेक्चर डिजाइन है, फिर फॉर्मल स्पेसिफिकेशन का हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो इसकी फॉर्मल स्पेसिफिकेशन क्या क्या है, फिर हम उसको हाई लेवल डिजाइन क्रिएट करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में क्या है, सिर्फ यूजर की रिक्वायरमेंट्स है, ठीक है। यूजर की रिक्वायरमेंट जैसे जैसे हम आगे मूव होते जाएंगे, सबसे पहले हम अपने यूजर से इंफॉर्मेशन लेते हैं कि आपको कैसा सिस्टम चाहिए, आपको क्या क्या उसमें चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है कि जैसे जैसे हम आगे मूव करते जाएंगे तो हमारे पास जो है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है हमारा, उसकी इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज होगी हमारे यूजर की या हमारे क्लाइंट की, ठीक है। जो फॉर एग्जांपल मैंने अपने लिए एक प्रोजेक्ट बनाया तो उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हो जाएंगी, डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगी। जैसे जैसे सिस्टम आगे मूव होता जाएगा, उसके अंदर डेवलपमेंट होती जाएंगी, तो क्लाइंट की जो इन्वॉल्वमेंट है वो डिक्रीज होंगी, और हमारे पास जो है कॉन्ट्रैक्टर है, जो डिजाइनर है, उसकी इन्वॉल्वमेंट हमारे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पे हमारे पास बेनिफिट्स बताए जा रहे हैं फॉर्मल स्पेसिफिकेशन के, क्या क्या बेनिफिट्स है हमारे पास। हम लोग जब फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस को डिफाइन करते हैं तो हम ये बात कहते हैं कि हम लोग जब फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को यूज कर रहे हैं तो इसके मेथड से क्या हो रहा है कि हमारे जो भी रिक्वायरमेंट्स है सिस्टम की, हम उसको एनालाइज करते हैं इन डिटेल, हम उसको इन डेप्थ जो है एनालाइज कर रहे होते हैं कि हमारे सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स क्या 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 हैं, ठीक है। दिस हेल्प्स टू डिटेक्ट प्रॉब्लम्स, इनकंसिस्टेंसीज एंड इनकम्प्लीटमेंट्स इन द रिक्वायरमेंट। अगर हम लोग फॉर्मल स्पेसिफिकेशन को यूज करते हैं तो ये हमें फर्दर जो है, अगर हम सिर्फ यूजर की स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो यूजर सिर्फ अपनी रिक्वायरमेंट्स बताते हैं कि हमें ये इनपुट दूं तो ये आउटपुट हमारा जनरेट होना चाहिए। लेकिन जब हम लोग फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस की बात करते हैं तो फॉर्मल स्पेसिफिकेशन में क्या आता है कि उसमें स्पेसिफिकेशंस तो बताई जा रही होती है, लेकिन उसके अंदर हम लोग उसकी मजीद डेप्थ में जाके उसकी प्रॉब्लम्स को एनालाइज कर रहे होते हैं, हम उसकी प्रॉब्लम्स को देख रहे होते हैं, और हम लोग उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम्स आ रही होती हैं, जो भी हमारे पास उसकी मजीद फर्दर रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम उसके अंदर जो भी फर्दर वीकनेस आ रही होती है, हम उन सबको भी आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं बाय यूजिंग फॉर्मल स्पेसिफिकेशन। उसके इन डेप्थ हम उसकी डिटेल्स को देख रहे हैं। As a specification expressed in a formal language, it can be automatically analyzed to discover inconsistencies and incompleteness. Obviously बात है, जो हम लोग जब फॉर्मल लैंग्वेज में यूज करेंगे फॉर्मल स्पेसिफिकेशंस को फाइंड आउट करते हुए, तो जो जितने भी हमारे पास डेवलपर्स आते हैं, जितने भी हमारे पास जो बाकी पर्सन्स हैं, जो हमारे पास डेवलपर्स हैं, हमारे पास जो फील्ड एक्सपर्ट्स होते हैं, ऑब्वियसली बात है वो भी क्या यूज़ करते हैं, अपनी फील्ड से रिलेटेड की लैंग्वेज को यूज़ कर रहे होते हैं, तो वो उनके लिए इजी होता है इस लैंग्वेज को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। हम कुछ ऐसे सिस्टम्स क्रिएट किए जाते हैं कि वो खुद ब खुद ही एनालाइज कर रहे होते हैं, ठीक है, अपने जो भी उनके अंदर इनकम्प्लीटनेस है, उसके अंदर कोई भी फेलर या फॉल्ट आ रहे हैं तो उन सबको वो एनालाइज इजीली कर सकते हैं, ठीक है। Program testing cost may be reduced if the program is formally verified against its specification. Obviously बात है कि यहाँ पे समटाइम ये होता है कि हम लोग जब प्रोग्राम टेस्टिंग कॉस्ट है वो इसलिए रिड्यूस हो जाती है कि हम लोग जब फॉर्मली उसको वेरीफाई कर रहे हैं तो उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, उसकी हर एंगल से उसे चेकआउट कर रहे हैं, ठीक है। उसकी उसकी स्पेसिफिकेशंस की बेस पे हम लोग उसको देख रहे होते हैं, तो उस बेस पे हमारे पास क्या होता है, अगर हम लोग फॉर्मली उसको वेरीफाई कर रहे होते हैं, हम उसकी इन डिटेल चेक कर रहे होते हैं, तो हमारे पास वहाँ पे जो प्रोग्राम की अपनी टेस्टिंग है उसकी कॉस्ट कम हो जाती है, क्योंकि हमारे पास ये इन डेप्थ हर चीज़ देख रहा होता है। इन डेप्थ हमारे पास हर इंफॉर्मेशन हासिल करने के बाद, उसकी रिक्वायरमेंट्स को चेक करने के बाद और उसकी प्रॉब्लम्स को देख चुका होता है, तो इसलिए हमारे पास टेस्टिंग थोड़ी सी उसकी निस्बत लोअर कॉस्ट हो जाती है। तो ये था हमारे पास चैप्टर 10। अभी आपका सेशन खत्म होने वाला है बच्चों, ठीक है। ये की पॉइंट्स हैं नेक्स्ट इसी के चैप्टर के। तो हमारे पास जैसे हम नेक्स्ट सेशन स्टार्ट करेंगे, हम उसी में अपना नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह स्टार्ट करते हैं। अभी चैप्टर है बस 1 मिनट के करीब का टाइम रह गया फिनिश होने में। आप लोगों को अभी तक 3 असाइनमेंट्स हुए ना बच्चों? आप लोगों को सिर्फ 2 असाइनमेंट्स हुए अभी तक?
मैं भी आप लोगों का असाइनमेंट अगला, ठीक है, अपलोड कर दूंगी आज इंशाल्लाह। मिस वापस ज्वाइन करना है। बेटा अभी नया सेशन, आपकी 2 क्लासेस होती हैं आज के दिन, 1 मिनट से कम का टाइम रहेगा, इसलिए अभी नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट नहीं कर रही ना मैं। तो मिस ऐड कर देना।